नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रयागराज के शूटर्स पर बड़ा इनाम घोषित किया गया है। शूटर्स पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। शूटर्स का पता बताने वालों को 2.5 लाख का इनाम। डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने शूटर्स पर इनाम रखा है। और आपको बता दें कि अतीक के बेटे असद पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें अरमान और गुलाम पर भी 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। और इसी क्रम में गुड्डू मुस्लिम पर भी 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसी क्रम में आगे ये नाम की सूची पहुंचती है साबिर पर, जिस पर भी 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अब तमाम इन सभी लोगों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज हत्याकांड मामले में ये बड़ी खबर, जिसमें शूटर्स का पता बताने वालों को 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। शूटर्स पर यह बड़ा इनाम। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ गया है। नीलेश, क्योंकि ये बड़ी घोषणा के तौर पर देखी जा रही है, प्रयागराज में शूटर्स पर बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया है, क्या माना जाए इसके बाद जो आरोपित है उनको पकड़ने में और अधिक जल्द हो पाएगा और अधिक सुदृढ़ीकरण की तरह मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल और उनके 2 गनरों की हत्या की गई थी, उसके बाद लखनऊ के साथ आसपास के तमाम जनपदों की जो इलाके हैं उनको खंगाला गया था। हालांकि उसमें सफलता प्रयागराज पुलिस को नहीं मिली है। अब प्रयागराज पुलिस ने जो 50,000 का इनाम पहले इन शूटरों के ऊपर घोषित किया था, हत्याकांड में करीब 5 शूटर ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। अब उसकी इनाम की धनराशि को बढ़ा दिया गया है और 2.5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। हालांकि प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें यूपी के अलग अलग जगहों में छापेमारी कर रही हैं। यूपी एसटीएफ की भी टीमें इन शूटरों की तलाश में दबिश दे रही हैं। फिलहाल जो इनाम की धनराशि है वो बढ़ाया गया ताकि जो आरोपी हैं, शूटर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। देखना होगा कि इनाम की धनराशि बढ़ने के बाद कब तक शूटरों को गिरफ्तार किया जाता है और आने वाले दिनों में कब तक जो है इस पूरे घटना का खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के सामने। इस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई दिन दहाड़े, उससे ये साफ होता है कि पुलिस को सीधी चुनौती इन शूटरों ने दी है। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होता है। नीलेश, क्योंकि अतीक के बेटे समेत कई लोग जिनके ऊपर ये इनाम की घोषणा की गई है, क्या माना जाए, क्या ये कार्रवाई सही एक्शन के तौर पर देखी जा रही है? क्या दिशा सही है कार्रवाई की? देखिए, बिल्कुल अगर हम अतीक के बेटे की बात करें, असद की बात करें, या गुड्डू मुस्लिम जो कि शूटर है, मोहम्मद गुलाम की बात करें, साबिर और अरमान, इन लोगों की बात करें जो शूटर थे इस पूरी घटना में, उनके ऊपर जो है इनाम की धनराशि इसलिए बढ़ाई गई है ताकि आम पब्लिक भी जो है अगर किसी को जानकारी है तो इनाम की धनराशि देकर पुलिस को गुपचुप तरीके से सूचना दे सके, जिससे इनकी गिरफ्तारी की जा सके। फिलहाल प्रयागराज पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर ये शूटर्स फरार हो जाते हैं और प्रयागराज पुलिस खाली हाथ बैठे रहती है। फिलहाल जो है एडीजी एसटीएफ, उसके साथ साथ डीजीपी पूरे प्रकरण पर नजरें बनाए हुए हैं। जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक इस पूरे प्रकरण का खुलासा होता है, क्योंकि ये बड़ी घटना है। जिस तरीके से उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया, गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई और 2 उनके जो सुरक्षा में लगे गनर थे, वो भी एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, दूसरे की इलाज के दौरान पीजीआई लखनऊ में मौत हुई है। इस पूरे प्रकरण में करीब 3 लोगों की मौत हुई है और पूरे प्रयागराज में एक दहशत का माहौल बना था। उत्तर प्रदेश नीलेश, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बेशक से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। क्या माना जाए, अगली बड़ी कार्रवाई क्या देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बुलडोजर के एक्शन की बात करें तो बुलडोजर का एक्शन उन छोटे सहयोगियों पर हुआ है जो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं किसी जगह से सहयोग कर रहे थे, लेकिन जो शूटर्स थे वाकई में जिनकी फोटो निकल कर सामने आई है, सीसीटीवी में जिनकी फोटोज कैद हुई हैं, उसके बावजूद अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है, कहा जा सकता है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहेगी, क्योंकि प्रयागराज पुलिस के सामने और यूपी एसटीएफ के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीधा जो है चुनौती शूटर्स ने इन्हीं विभागों को दी है। अब देखना होगा कि यूपी एसटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, कब तक इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर पाती है, क्योंकि
मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद तमाम बड़े अधिकारी जो खुद है वो खुद दबाव महसूस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो। अब देखना होगा कब तक इस घटना का खुलासा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और अब खबर लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनेंगे यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निर्विरोध चेयरमैन बनना तय है। 19 साल बाद एसोसिएशन में चेयरमैन पद पर नियुक्ति, और 2004 में कलराज मिश्र चेयरमैन पद पर हुए थे चयनित। यूपी बैडमिंटन एकेडमी चुनाव में कार्यकारिणी पदाधिकारी होंगे और ये निर्विरोध हो रहा है। 2007 के बाद अब यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव निर्विरोध हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निर्विरोध चेयरमैन बनना लगभग तय बताया जा रहा है। एसोसिएशन में चेयरमैन पद पर उनकी नियुक्ति होगी। इससे पहले 2004 में कलराज मिश्रा चेयरमैन पद पर चयनित हुए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनेंगे यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कंधों पर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का जिम्मा उनके कंधों पर दिया जा रहा है। लगभग तय है कि उन्हें चेयरमैन बनाया जाएगा। और ये जिस तरह से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एसके, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, क्या माना जाए कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसको लेकर पिछले कई सालों से ये कवायद चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में ओलंपिक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। हालांकि लगातार ये पद खाली चल रहा था, जिसको लेकर आज यूपी बैडमिंटन अकादमी में इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आज सर्वसम्मत से निर्विरोध चेयरमैन चुन लिया गया है। वो यूपी ओलंपिक संघ के चेयरमैन होंगे, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। उन सभी पदाधिकारियों को बधाई दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में यूपी ओलंपिक संघ के चेयरमैन के तौर पर बेहतर काम करेंगे। खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चीजों को बेहतर ढंग से आगे निष्पादित करना है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं वो आगे काम करेंगे। हालांकि 2004 में कलराज मिश्र चेयरमैन के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके बाद ये मौका है जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। हालांकि अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो शुक्रवार तक टाइम था जब इसको लेकर जो नामांकन थे वो किए जा सकते थे, लेकिन किसी ने नामांकन नहीं किया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसके, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा इस वक्त खेल में अव्वल बना हुआ है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या माना जाए इस बड़े कदम से क्या बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन किया जाए। उत्तर प्रदेश से भी विभिन्न जो खिलाड़ी हैं वो निकलकर सामने आए और लगातार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको लेकर डिप्टी सीएम का निश्चित तौर पर इस पद पर जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। और लगातार डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो खिलाड़ी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिले, और उसके बाद इस तरीके का निर्णय निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देगा और ओलंपिक संघ के चेयरमैन के तौर पर निश्चित बिल्कुल इसके। और ये भी देखा गया है कि यूपी ओलंपिक संघ के जो चेयरमैन बनाए गए हैं डिप्टी सीएम निर्विरोध बनाए गए हैं। क्या माना जाए इनकी छवि इतनी ज्यादा बेहतर है कि जिसकी वजह से किसी का भी विरोध इसमें देखने को नहीं मिला? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो लगातार जो चुनाव होते हैं, जो इसकी वार्षिक बैठक होती है उत्तर प्रदेश
ओलंपिक संघ की उस वार्षिक बैठक के दौरान ये चुनाव होता है। और इस बार भी ये जब बैठक हो रही थी उस दौरान सिर्फ केवल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम का प्रस्ताव किया गया था, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जाती रही है उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ की तरफ से कि ऐसे किसी व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जाए जो सरकार और कहीं न कहीं जो ओलंपिक संघ है उसके बीच में ब्रिज का काम करे। यही एक वजह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस पद के लिए सबसे ज्यादा मुफीद माना गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस पद के लिए सर्वसम्मत से सभी सदस्यों ने आज वार्षिक ठीक है, बैठक के इसके दौरान। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अब खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री आवास से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाहर निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक संपन्न हुई है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाहर निकले हैं। तमाम मुद्दों पर विमर्श किया गया और मंथन की गई। जिस तरह से लगातार आगामी चुनावों को साधने के लिए भाजपा ने अब कमर कस ली है और कोई कोर कसर अब भाजपा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि विरोधी दल भी दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक खत्म हुई है, संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाहर निकले हैं। काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तमाम जो सूची है उसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं होली के त्योहार को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोरदिया ने जनता से शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की है और कहा है कि होली पर रंग लगाने को लेकर किसी से जबरदस्ती ना करें। यह रंगों का त्योहार है, खुशी से और शांति से मनाएं। व्यक्ति होली के अवसर पर लखनऊ पुलिस की तरफ से मैं सभी लखनऊ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बड़ी शालीनता के साथ होली के उत्सव को मनाएंगे। किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ जोर जबरदस्ती ना करे रंग लगाने के लिए और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना करे कि सामने वाले व्यक्ति उन्हें डर समा जाए। तेज गति से लोग मोटरसाइकिल इत्यादि ना चलाएं, सड़क पर स्टंट ना करें। शराब पीकर सड़क पे गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट भी हो जाता है और वैसे भी पब्लिक प्लेस में शराब पीना अनुचित है। होली के अवसर पर वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में बर्जर पेंट्स की ओर से 1000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की गई मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 37 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की गई कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करते हुए इस फैक्ट्री को 30 माह के रिकॉर्ड समय में पूरा करना आसान नहीं था। यह यूपी को एक नए औद्योगिक प्रदेश के रूप में प्रदर्शित करता है। इस बात पर प्रसन्नता भी जताई गई है कि बर्जर पेंट्स ने अपनी नई फैक्ट्री में महिलाओं को भी रोजगार देने का मंच रखा है। अवसर औद्योगिक विकास विभाग ने संडीला में बनाने का प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को बर्जर पेंट्स की यह नई इकाई जमीनी धरातल पर उतार करके औद्योगिक निवेश के एक नए युग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में, यानी 2020 का वो समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट तो बन गई है, लेकिन उगाही करने वाले के मजे हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये एक वायरल वीडियो गवाही दे रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद गाजियाबाद ग्रामीण डीसीपी ने इस पूरे मामले की जांच बिठा दी है। गाजियाबाद का ये वीडियो एसीपी लोनी कोर्ट के बाहर का बताया जा रहा है। वीडियो बेशक पूरे साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसे का लेन देन इसमें साफ दिख रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोग जो कि एसीपी लोनी की कोर्ट में धारा 151 के आरोपी लाए जाते हैं, उनको जेल न जाने के नाम पर उनके परिजनों से पैसे की उगाही करते हैं। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई, एक्शन में। अब गाजियाबाद के डीसीपी ग्रामीण का कहना है कि उन्होंने इस मामले में जांच गठित कर दी है और एसीपी लोनी को ये जांच सौंपी गई है। फिलहाल न्यूज़ 1 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो का एक संज्ञान लिया गया है और उसमें जो वीडियो में जो दिख रहे हैं वो वकील के मुंशी हैं। वकीलों से भी पूछताछ की गई है और मुंशियों से भी पूछताछ की गई है और ये पूरे सभी समग्र पहलुओं की जांच के लिए एसीपी लोनी को बोला गया है और उन्होंने जो अभी तक की छानबीन और पूछताछ से उन्होंने जो चीज़ें निकाली उसमें ये है कि वो वकील अपनी फ़ीस के लिए जो उनके मुंशी हैं उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं और जो है उसी में कुछ लोगों की कहासुनी हो रही है कि कोई ज़्यादा पैसे की मांग कर रहा है या कम पैसे की मांग कर रहा है। तो वकीलों का ये कहना है कि उनका उतना फिक्स फीस है, उसी के कारण वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं और इसमें और कोई अन्य पहलू हो और कोई भी अन्य एंगल हो उसकी जाँच के लिए, विस्तृत जाँच के लिए एसीपी लोनी को निर्देशित किया गया है। जो भी रिजल्ट होंगे उसके जो भी जांच निकल के आएगा उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों को मिल सकती है बड़ी सौगात। बीजेपी से एमएलसी के नामों की सूची केंद्र को भेजी गई है और इस सूची में ये शामिल किया गया है कि खाली हुई मनोनीत 6 सीटों को भरने की तैयारी है। क्षेत्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों और विधान परिषद भेजने की तैयारी की जा रही है। रजनीकांत महेश्वरी और मानवेंद्र सिंह के नाम की चर्चा, ब्रज बहादुर प्रकाश पाल और संतोष सिंह के नाम की भी चर्चा की जा रही है। इस सूची में ये नाम शामिल हो सकते हैं। महिला पदाधिकारी प्रियंका रावत का भी नाम हो सकता है सूची में शामिल। एक नाम संगठन के बाहर का भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसकी खबर है कि एक नाम बाहरी भी हो सकता है, संगठन के बाहर का हो सकता है। बीजेपी के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों को सौगात मिलने की तैयारी। बीजेपी से एमएलसी के नामों की सूचना केंद्र को भेजी गई है और इस सूची में खाली हुई मनोनीत 6 सीटों को भरने की तैयारी की जा रही है। क्षेत्रीय अध्यक्षों पदाधिकारियों को विधान परिषद भेजने की तैयारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, बीजेपी के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्हें बड़ी सौगात के तौर पर ये बड़ी खबर अभी मिली है, बड़ी सौगात उनको देने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी से कुछ एमएलसी के जो नाम है वो सूची केंद्र को भेजी गई है, जिसमें कि 6 जो सीट खाली है उसको भरने की तैयारी की जा रही है। क्या वो नाम होंगे और किन पर अभी तक पुष्टि हो पाई है? बता दूं, यूपी बीजेपी की तरफ से एमएलसी के मनोनीत होने के लिए जो सूची मांगी की जाती है वो केंद्र को भेजी जा चुकी है। माना जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रदेश कार्यालय के जो प्रदेश का जो नेतृत्व है उसने इस पे मुहर लगा दी है। बीजेपी के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों को इसमें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उनको विधान परिषद के खाली हुई मनोनीत 6 सीटें उसमें उनको भेजा जा सकता है। आपको बता दूं, कई इनमें क्षेत्रीय जो अध्यक्ष है उनके नामों पर इसकी चर्चा भी चल रही है, जहाँ पे 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष जो की एक ब्रज क्षेत्र आते हैं रजनीकांत महेश्वरी और दूसरा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मानवेंद्र सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा
में चल रहा है। साथ ही साथ आपको प्रदेश पदाधिकारियों के नामों की बात करेंगे तो ब्रज बहादुर, प्रकाश पाल और संतोष सिंह, दो ऐसे हैं जो लगातार प्रदेश के पदाधिकारियों में थे और लगातार संगठन के लिए काफी जोर से इसमें काम करते रहते। और साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, तो उसमें सबसे अधिक अगर नाम देखा जाएगा तो पूर्व सांसद बाराबंकी की पूर्व सांसद रही है प्रियंका रावत, उनके नाम पे चर्चा चल रही है कि उनके नाम को भी माना जा रहा है कि फाइनल किया गया है, वो भी जो विधानसभा की जो सीट है उसमें जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक नाम संगठन के बाहर का भी है जिसका नाम जो नाम हो सकता है। तो माना जा रहा है कि पूरी तरीके से हर क्षेत्र को, और जिस तरीके से, क्योंकि आगामी हमने देखा कि अप्रैल मई में निकाय चुनाव की तिथि आ सकती है, साथ ही साथ आप 2024 के लोकसभा चुनाव के जाएंगे, तो हर बार भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा होता है कि वो क्षेत्रीय समीकरण हमने देखा, जिससे से ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड सत्र के क्षेत्र को लेकर चल रहे, वहीं आप देखेंगे तो जाति समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, जातीय समीकरण के साथ और क्षेत्रीय समीकरण, तीनों जो समीकरण है उनको कहीं ना कहीं फिट बैठाते हुए इन 6 नामों के जो मनोनीत वाली जो लिस्ट है उसको केंद्र के भेज दी गई है। माना जा रहा है कि केंद्र के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत जल्दी इस पे मुहर लगा के और इन नामों की सूची को फाइनल करके जारी कर दिएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। वही सीएम योगी के बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह प्रधान के घर पर भी दस्तक दे दी है। आज सुबह बुलडोजर की मदद से कमलेश प्रधान के फुलनपुर क्रॉसिंग पर बने मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि 2 मंजिला भवन नक्शा पास कराए बिना बना दिया गया था। साथ ही बता दें कि कुछ साल पहले कमलेश सिंह प्रधान की मौत हो चुकी है। और फर्रुखाबाद से खबर, जहां पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामायण मामले पर किसी पर लांछन लगाना सही नहीं है। इसको लेकर धर्मगुरुओं को आपस में चर्चा करनी चाहिए और आस्थाओं को अलग रहने देना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय का था। सरकार के बाहर होने के बाद भी हमको कभी सत्ता के बाहर होने का अनुभव नहीं होता था। उस समय हम लोग असहाय नहीं थे, लेकिन आज इस बात का अनुभव हो रहा है। यहाँ कहलवाएंगे वो इस कमरे में सीमित नहीं रहेगा ना। आपका चैनल पूरे भारत में जाता है, तो मैं यहाँ जो भी कहूँगा वो तो पूरे भारत में जाएगा। भारत में क्या, विदेश में जाएगा। अब मैं यहाँ बैठकर वो कहूँ या विदेश में बैठकर कहूँ, कोई अंतर है? बात तो वही है, बात तो पहुँचेगी। अगर भाजपा को ये नहीं मालूम कि भाजपा दिन भर जो कुछ कहती है वो भी विदेश जाता है, वो भी विदेश पहुंचता है, और विदेश में वो जब कहकर आते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, वो ये कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, तो समझ में आता है कि विदेश में कह आए, लेकिन अब की बार ट्रम्प सरकार वो कह के आते हैं, तो वो भी तो गलत है। हम जाके किसी और को बताएं कि कौन सरकार बनाना चाहिए, कैसी सरकार बनानी चाहिए। अगर विदेशी आए हमारे देश में आकर कहें कि किसकी सरकार बननी चाहिए, तो कहाँ पर ये कहा है, वो मैं समझता हूँ कि इतनी गंभीर बात नहीं है। क्या कहाँ है वो गंभीर बात है, उससे यहाँ कहलवाएं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।